आज हम बिहार के मखाना किसानों पर बात करने वाले हैं। हैं? एएसआर सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर्स की एक रिपोर्ट आई है और ये काफी आंखें खोलने वाली है। हाँ, बिल्कुल। कमाल की बात है कि भारत का लगभग 85% मखाना बिहार से आता है ना। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन रिपोर्ट पढ़कर ऐसा लगा कि एक अजीब सी स्थिति है। मतलब दुनिया जिस पारंपरिक केमिकल फ्री मखाने को पसंद कर रही है, शायद वही किसान सबसे ज्यादा मुश्किल में है। सही कहा आपने। इसी विरोधाभास को ये रिपोर्ट सामने लाती है। इसमें कई लोगों से बात की गई है। पुराने पारंपरिक किसान हैं, नए उद्यमी हैं, शोधकर्ता हैं, सरकारी अधिकारी भी हैं। अच्छा। और ये समझने की कोशिश की गई है कि पानी में उगने वाली ये फसल बदलते मौसम और बाजार की मांगों के बीच कैसे जूझ रही है। तो चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। परंपरा, तकनीक, कमाई और मौसम की मार, इन सब के बीच मखाना किसान कहाँ खड़ा है? बिल्कुल। रिपोर्ट की शुरुआत मिथिला की उस मशहूर कहावत से होती है, पग पग पोखर माछ मखान। मतलब हर कदम पर तालाब, मछली और मखाना। ये तो वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। हाँ, ये मिथिला की पहचान है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। और तालाबों का क्या हो रहा है? रिपोर्ट में जिक्र है कि वो खत्म हो रहे हैं। हाँ, कई तालाब सूख रहे हैं, कुछ पर अतिक्रमण हो गया है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो जो पारंपरिक इकोसिस्टम था वो बिगड़ रहा है। और इसी बदलते माहौल में मखाना उगाने के दो मुख्य तरीके दिखते हैं। एक तो है पारंपरिक तरीका, जो तालाबों और झीलों में होता है। हाँ बिल्कुल, तालाबों और झीलों में। इसे करने वाले ज्यादातर मल्लाह समुदाय के लोग हैं, जैसे कोल, चाई, वन प्रजातियां। उनके पास पीढ़ियों का ज्ञान है इसका। लेकिन ये काम तो बहुत कठिन सुना है। पानी के अंदर जाना पड़ता है। बेहद कठिन। आप सोचिए, पानी के अंदर कांटेदार पौधे होते हैं, उनसे वो बीज निकालना, फिर घंटों उसे साफ करना, सुखाना, फिर एक खास तरीके से भूनना ताकि वो लावा बन जाए। बहुत हुनर और सब्र का काम है ये। खासकर महिलाओं की भूमिका इसमें बहुत अहम है, सफाई से लेकर लावा बनाने तक। इतनी मेहनत, और रिपोर्ट कहती है कि उन्हें बाजार भाव का 25% से भी कम मिलता है। ये कैसे हो सकता है? यही तो विडंबना है। पारंपरिक तरीका कम लागत वाला है, पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है, क्योंकि उसमें खाद वगैरह कम लगती है, पानी की गहराई भी बनी रहती है। लेकिन किसान को पैसा नहीं मिलता, और क्योंकि अक्सर उनके पास अपनी जमीन नहीं होती, वो तालाब पट्टे पर लेते हैं, तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। और ये तालाब के पट्टे भी छोटी अवधि के लिए मिलते हैं। ये भी एक समस्या है। हाँ, ये भी एक बड़ी चुनौती है। स्थिरता नहीं रहती। तो ये तो हुआ पारंपरिक तरीका। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आधुनिक फील्ड बेस्ड तरीका। ये नए इलाकों में ज्यादा फैल रहा है, जैसे पूर्णिया, कटिहार। फील्ड बेस्ड मतलब खेतों में? हाँ, खेतों में मेड़ बनाकर पानी भर दिया जाता है और फिर नर्सरी में तैयार पौधे रोप दिए जाते हैं। जैसे धान की खेती होती है, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अच्छा, इसमें पैदावार कैसी होती है? पैदावार पारंपरिक तरीके से ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक में जहां करीब 1.6 टन प्रति हेक्टेयर है, वहीं इसमें 2.8 टन तक जा सकती है। ओह, ये तो काफी ज्यादा है। लेकिन इसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती होगी। जरूर, इसमें लागत बहुत है। सिंचाई के लिए पानी चाहिए, जिसका मतलब है पंपिंग का खर्च, भूजल पर निर्भरता, फिर खाद और कीटनाशकों का भी इस्तेमाल होता है। यानी पर्यावरण की चिंताएं यहाँ भी हैं। बिल्कुल। खरपतवार एक बड़ी समस्या बन गई और कुछ नए तरह के कीट भी लगने लगे, तो लागत भी ज्यादा और भूजल स्तर पर भी असर। और जलवायु परिवर्तन, उसका असर इन दोनों तरीकों पर पड़ रहा होगा। हाँ, जाहिर है, बारिश का कोई भरोसा नहीं रहा। कभी सूखा, कभी अचानक बाढ़, बढ़ता तापमान अलग। परंपरागत किसान परेशान हैं, क्योंकि तालाब सूख रहे हैं या प्रदूषित हो रहे हैं। और नए किसान सिंचाई की बढ़ती लागत और गिरते भूजल स्तर से जूझ रहे हैं। पानी की कमी दोनों के लिए बड़ी समस्या है। ये तो बड़ा जटिल मामला है। एक तरफ पारंपरिक ज्ञान है, दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक। रिपोर्ट में इस पर कुछ कहा गया है? हाँ, ये द्वंद्व साफ दिखता है। महादेव सैनी जैसे पारंपरिक किसान हैं जो कहते हैं कि फरक्का जैसे बांधों और तटबंधों ने नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बिगाड़ दिया, जैव विविधता कम हुई और उनके पारंपरिक ज्ञान की अनदेखी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक और कुछ उद्यमी हैं जो उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। वो स्वर्ण वैदेही जैसी नई बेहतर किस्मों की बात करते हैं, मशीनीकरण की बात करते हैं। मशीनीकरण? क्या मखाना निकालने और फोड़ने के लिए मशीनें आ गई हैं? देखिए, कटाई के लिए कुछ कोशिशें हुई हैं, लेकिन बहुत सफल नहीं रही।
और लावा बनाने यानी पॉपिंग के लिए भी वो जो हाथ का हुनर है, वैसी क्वालिटी मशीन से लाना अभी भी एक चुनौती है। विकास हो रहा है, पर अभी पूरी तरह से हाथ के काम की जगह नहीं ले पाया है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। किसानों की आर्थिक स्थिति कैसी है? क्या उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिल रहा है? रिपोर्ट के हिसाब से तो हालत बहुत अच्छी नहीं है। मांग तो बढ़ रही है मखाने की, सेहत के लिए फायदेमंद होने के कारण। हाँ, सुपर फूड कहा जा रहा है इसे। बिल्कुल, लेकिन इसका फायदा किसान तक नहीं पहुंच रहा। बाजार पर ज्यादातर व्यापारियों और बिचौलियों का नियंत्रण है। किसानों को सही कीमत नहीं मिलती। और लोन वगैरह मिलने में दिक्कत होती है। हाँ, संस्थागत ऋण मतलब बैंकों से लोन मिलना आसान नहीं है। इसीलिए किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड KCC आसानी से मिले, मखाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय हो, फसल बीमा का लाभ मिले। और FPO बनाने की भी बात है, किसान उत्पादक संगठन। हाँ, FPO बनाने पर भी जोर है ताकि किसान मिलकर अपनी उपज बेच सकें और बेहतर मोलभाव कर सकें। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में। विदेशों में भारतीय मखाने की मांग क्यों है? खासकर पारंपरिक तरीके से उगाए गए मखाने की, क्योंकि उसमें केमिकल का इस्तेमाल लगभग नहीं होता। उसकी शुद्धता और गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। तो ये तो पारंपरिक किसानों के लिए एक अवसर हुआ। हाँ बिल्कुल, लेकिन यही वो खतरा भी है जिसकी बात हम कर रहे थे। अगर फील्ड वाली खेती में रसायनों का उपयोग बढ़ता गया तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हाथ से निकल सकता है। हाँ, क्योंकि विदेशों में खाद्य सुरक्षा और शुद्धता के मानक बहुत कड़े हैं। तो ये एक नाजुक संतुलन है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ सदियों पुराना ज्ञान है, टिकाऊ तरीका है जिसकी वैश्विक मांग भी है, और दूसरी तरफ है बढ़ती मांग को पूरा करने का दबाव, जिसके लिए नई तकनीकें और शायद कम टिकाऊ तरीके अपनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? क्या पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को इस तरह मिलाया जा सकता है कि मखाना उत्पादन भी बढ़े, किसानों की, खासकर उन मल्लाह समुदाय के किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे? ये संतुलन साधना ही असली चुनौती है। हाँ, यही चुनौती है, और शायद यही अवसर भी। भविष्य इसी संतुलन को खोजने में है। हमें सोचना होगा कि विकास का मतलब सिर्फ ज्यादा पैदावार है या सबके लिए एक बेहतर टिकाऊ भविष्य बनाना है।